स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चाप्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय यत् संतति। नहीं, सेटिंग्स में जाके आपको ऑडियो चेक करने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑडियो बिल्कुल भी कोई उसमें खराबी नहीं, बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। एक्चुअली आज का जो हमारा पूरा थीम है, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उसका बैकग्राउंड इस तरीके का था कि मैंने सोचा एक श्लोक से स्टार्ट करना ज़्यादा रेलिवेंट होगा, ज़्यादा सही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, अभी जो मैंने श्लोक बोला विष्णु पुराण में मेंशन्ड है, और ये कार्टोग्राफी मॉडर्न मैपिंग टेक्निक्स के इन्वेंट होने से हजार साल पहले आप देखते हो इंडिया की पूरी जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, जियोग्राफिकल लैंडमार्क्स हैं, उसको एक कंपोजिट और एकदम ल्यूसिड वे में डिस्क्राइब करता है। तो क्या इन सारे चीज़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो हमारी एंशिएंट साइंस थी, एंशिएंट ट्रेडिशनल नॉलेज थी, वो हमारे मॉडर्न साइंस को टक्कर देती थी, या शायद उससे भी ज़्यादा एडवांस और उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रही हो। क्या इसके चांसेस हैं? जो डार्विन हमें इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, क्या वो हमारे पुराणों में पहले से मेंशन्ड है? ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी के इस सीरीज में आज एक न्यू टॉपिक, एक न्यू इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूं, जिसका टाइटल है हाउ हिंदू पुराण कैन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी GTS। तो बिना अपने आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए हुए हम यहाँ पे देखते हैं। आप देख रहे हो 10 अवतार की जो थ्योरी है, अक्सर आपने माइथोलॉजिकल शोज देखे होंगे, कई सारे सीरियल्स आते हैं, कई सारी मूवीज इसके ऊपर बनी है, जहाँ पे लॉर्ड विष्णु जो है हिंदू कल्चर के एक प्रोमिनेंट डीटी है। वेस्ट वाइट ट्रेडिशन की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे उनके अलग अलग अवतारों की बातें होती है। पुराण की अगर हम बात करते हैं, हम सब ने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे 18 मेजर पुराण आप सबने सुना होगा कभी ना कभी। विष्णु पुराण ले लीजिए, मार्कंडेय, भागवत पुराण है, और भी कई सारे पुराण हैं जिसकी प्रोमिनेंट स्टोरीज हमने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट कपल ऑफ स्टोरीज हमने जरूर सुनी होती है। और जब हमारी स्कूलिंग हो रही होती है, हमारी एक तरीके से कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन हो रही होती है, तो उस समय भी आप देखते हो कि आपको अलग अलग थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन साइंस में पढ़ाई जाती हैं। भले इंसान ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो, उसने एटलीस्ट 8 to 10th स्टैंडर्ड में डार्विन के बारे में सुना है, डार्विन की थ्योरीज को पढ़ा है, उनके पोस्टुलेट्स को कभी ना कभी सुना और जाना होगा। तो इन्हीं सबके बीच में क्या कोई कोरिलेशन हो सकता है? क्या एंथ्रोपोलॉजी एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस के साथ पुरानाज और साइंस के ये जो डार्विन की थ्योरी है, इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट है, उसके बीच में कोई इंटररिलेशन खोज सकती है? ये बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी, जैसा कि आपको स्टैटिस्टिक जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें बताया कि एंथ्रोपोलॉजी इकलौता एक ऐसा वाहिद डिसिप्लिन है जो ह्यूमैनिटीज प्लस आप बात करते हो साइंस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है ना। ये दोनों एस्पेक्ट्स को एक साथ लेके चलता है, ना एक हाथ पे यहाँ पे एक साइड पे इसके ह्यूमैनिटीज का दामन है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट आप बात करते हो उनका दामन है, तो दूसरे तरफ आप कहते हो मॉडर्न साइंसेस का है, उसका भी हाथ इसने पकड़ रखा है। इसलिए जो ब्लेंड है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और इसीलिए हमें लिबर्टी मिलती है कि हम इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स को, इस तरीके के बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग जो हमारे कह सकते हो आप चैप्टर्स होते हैं, कई सारे हमारे इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं, उनको हम एनालाइज कर सकें एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से। यहाँ पे आप जो हिंदू कल्चर के ट्रेडिशन की बात कर रहे हो, तो हमेशा एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, अलग अलग सोसाइटी के कल्चर्स, नैरेटिव, स्टोरीज, इन सर की जितनी भी चीजें होती हैं, स्क्रिप्चर्स की बात कर लो, हिस्ट्री की बात कर लो, वो सारी चीजें पढ़ रही होती है। और दूसरे साइड पे वो अंडर द एम्बिट ऑफ पेलियोंटोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन जनरल वो बात करती है मॉडर्न साइंस की, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की, हाउ मैन इवॉल्व। तो ये सारे चीज के बीच में हम एक कंपैरेटिव यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे बिगिन करेंगे। आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है यहाँ पे इस डिस्कशन में हम रखने वाले हैं सबसे पहले, वो है टाइम का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी समाज की बात करो, किसी भी टाइम पीरियड की बात करो, अभी प्रेजेंट आपका जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, या फिर अर्ली टाइम पीरियड ले लो, या फिर जब हिस्ट्री भी डिस्कवर नहीं हुई होगी, हर एक सोसाइटी, हर एक कम्युनिटी, हर एक नेशन, हर एक जियोग्राफिकल एंटिटी के आप बात करते हो, उनके एग्जिस्टेंस के बीच में टाइम का एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहा है, यानी कि यूनिवर्सल रहा है। इंडियन ट्रेडिशन की अगर आप बात करते हो तो टाइम को हम यहाँ पे एज काल इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने सुना होगा कई बार इस टर्म को। अब काल है वो दो एंटिटीज से डील कर रहा होता है। सबसे पहला जो बात कर रहा होता है वो है क्या, इसका एटिमोलॉजी में अगर आप जाते हो, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हो, तो एक मीनिंग होता है इसका डेथ, और दूसरा मीनिंग होता है एज यू ऑल नो टाइम। टाइम और डेथ के बीच में हम फिलोसफिकल वे में भी इसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उस पर लेक्चर ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाएगा, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको ब्रीफली बता सकते हैं कि टाइम और डेथ के बीच में भी एक इंटर रिलेशनशिप है। एवरी ऑर्गेनिज्म बॉर्न, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न, और वो एक अपने लाइफ टेन्योर को कर रहा होता है इन द साइकिल ऑफ कर्मा एंड धर्मा। जो पुरुषार्थ का हम पूरे के पूरे स्कूल की बात करते हैं, उसी के सराउंडिंग में, उसी के एक तरीके से कह सकते हो इर्द गिर्द ह्यूमन की पूरी लाइफ जो है वो इवॉल्व कर रही है।
जब ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड इंसान के एग्जिस्टेंस का खत्म होता है तो ही डिसॉल्व्स इनटू नथिंगनेस और डेथ, जिसको हम डेथ को नथिंगनेस भी कह सकते हैं, उसमें वो डिसॉल्व जाता है और ये साइकिल वापस से वहीं से शुरू होती है डेथ से। बेस्ड अपॉन योर कर्मा, अलग अलग स्कूल के अलग अलग थॉट्स हैं, बेस्ड अपॉन योर कर्मा यू विल बी री इनकारनेटेड, वापस से आपका पुनर्जन्म की थ्योरी की हम बात करते हैं, वो सारी चीजें होंगी। तो इस तरह से आप देखते हो इंडियन कल्चर हो, चाहे किसी भी जगह की आप कहते हो स्टोरी हो, किसी भी जगह का कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, या फिर माइथोलॉजी लेजेंड्स की बात कर लेते हो, स्टोरीज की बात कर लेते हो, या फिर इवन साइंस की बात करते हो, तो वो हमेशा एक सेंट्रल, एक बहुत ही ज्यादा जो इसका कोर इंग्रेडिएंट है उसकी बात हमेशा करता रहता है, वो है टाइम। यहां पे आप देख रहे हो ऑन द लेफ्ट, मेरे लेफ्ट पे यहां पे एक आपको हिंदू या फिर आप कह सकते हो इंडियन कल्चरल सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या कॉन्सेप्ट है टाइम का, वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में अलग अलग पुराणास को उठा के देखते हो, उनकी स्टोरीज को आप देखते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको कल्प का एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आपको दिखाई देता है, जो कि इज इक्विवेलेंट टू अ डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का जो एक दिन है वो आप कहते हो उसको कल्प कहते हो, और ब्रह्मा की जो लाइफ कही गई है वो 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स, नॉट ह्यूमन 100 ईयर्स, इट इज एक्चुअली 100 ब्रह्मा ईयर्स। और उसके अंदर में आप उसका टाइम पीरियड क्या देखते हो, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.32 बिलियन है, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इस एक कल्प के अंदर में आप देखते हो 14 या फिर 14 मनवांतर्स आते हैं। मनवांतर्स, ये जो टर्म है आपने सुना होगा अक्सर, मनु द फर्स्ट ह्यूमन, आपने हर एक ट्रेडिशन में, आप हर कल्चर में, आप एडम ईव की स्टोरी ले लो, या फिर आप इस्लामिक ट्रेडिशन में, अब्राहमिक, कोई भी ट्रेडिशन आप दुनिया का निकालते हो, वहां पे आपको फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में पता होता है, फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल की स्टोरीज होती है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे हिंदू ट्रेडिशन की बात करते हो तो मनु और शत्रुपा की स्टोरी जो है आपने शायद सुनी हो, अगर स्टोरी ना सुनी हो तो आपने फिर भी ये टर्म मनु जरूर सुना होगा। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन, आप कह सकते हो द फादर ऑफ ऑल दी ह्यूमन काइंड की तरह आप इनको एड्रेस कर सकते हो। तो इनका जो एक टाइम पीरियड होता है, हर एक इस टाइम फ्रेम को ये गवर्न करते हैं, रूल आउट कर रहे होते हैं, और हर अलग अलग फेजेस में अलग अलग मनुज होते हैं। मनु कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि हर एक मनवांतर में, हर एक टाइम पीरियड जो आप देख रहे हो उसमें एक सिंगल मनु है। आप पहले मनु की बात करते हो तो शायद आपने शायद नाम सुना हो, स्वयंभू मनु, ही वॉज द रूलर ऑफ द अर्लीस्ट मनवांतर वी नो ऑफ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कल्प के अंदर कितने सारे 14 मनवांतर्स हैं, अलग अलग 14 मनवांतर्स हैं। जो प्रेजेंट मनवांतर चल रहा है उसको हम कहते हैं, वहां पे जो मनु है आपके, उनको कहा जाता है वैवस्थ मनु। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड का आप देख रहे हो किस तरीके से डिजाइनिंग है, क्लासिफिकेशन है। ब्रह्मा की लाइफ के अंदर में अलग अलग उनके जो डेज हैं, कल्प को डिवाइड किया गया। कल्प के कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे मनवांतर का कॉन्सेप्ट आता है, और अगेन यू सी एक मनवांतर के अंदर में 71 दिव्य युग आते हैं। दिव्य युग जिसको आप कहते हो हिंदी के अगर प्योर हिंदी में अगर आप बात करो, कहीं कहीं पे इसको महायुग कह के भी टर्म यूज किया जाता है। नाउ ये जो 71 दिव्य युग हैं एक मनवांतर के अंदर में, उसमें भी आप बात करते हो कि 4 मेजर युग्स आते हैं, जिसको आपने, हमें सबने नाम उसका सुना होगा, द सतयुग, द त्रेता युग, द द्वापर युग, द कलयुग। द प्योरेस्ट से लेके आप देखते हो कि टाइम पीरियड में स्टोरीज में देखते हो कि सतयुग से लेकर कलयुग की तरफ आप बढ़ते हो तो जो प्योरनेस है वो कम होती जाती है, इंसान के बीच में एनिमोसिटी है और इस तरह की चीजें हैं वो बढ़ती जाती हैं, और कलयुग आते आते इंसान टोटली एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रॉड किस्म का इंसान हो जाता है, जो हम आजकल देखते हैं अलग अलग करप्ट एक्टिविटीज में, हर कोई वायलेंस में इंडल्ज हो रहा है, सब एक दूसरे के प्रति एक तरीके से जेलसी, एनिमोसिटी वाली फीलिंग्स को यहाँ पे रखते हैं। और फाइनली इस युग का जब अंत होगा तो हमने स्टोरी सुनी होगी, कल्कि का अवतार जो होगा, द फाइनल अवतार, दैट विल कम। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर में। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग वे में अगर आप देखते हो, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या करता है साइंटिफिक में अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में, या फिर अगर आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी के लेक्चर्स को कवर करते हो तो वहां पे कहा जाता है इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और इसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स को बांटा गया है, और अर्थ के पूरे एग्जिस्टेंस को एक तरीके से कवर करता है थ्रू आउट द बिलियन ईयर, 4.6 बिलियन ईयर रफली, जिसको आप कहते हो, वहां से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक ये कवर करता है, और ये अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि लाइफ ऑफ ब्रह्मा वाज दी ग्रेटेस्ट मोस्ट, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो हमने देखी, उसके अंदर में एक सब यूनिट आई वो कल्प है, उसके अंदर एक और सब यूनिट आई वो आपकी मनवांतर है, मनवांतर के अंदर आपके दिव्य युग या महायुग आ रहे हैं, और महायुग के अंदर में फाइनली आपके 4 मेजर युग आ रहे हैं। सिमिलरली साइंस भी जब यहाँ पे जीटीएस के अंदर में इसका क्लासिफिकेशन करता है तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो इयॉन्स की बात करता है।
यहाँ पे हम किसी डार्कर शेड को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इयॉन्स की बात करता है, एरास की बात कर सकता है और पीरियड्स की बात करता है। अलग अलग इयॉन्स है आपके, फेनिरोजोइक है, प्रोटीरोजोइक है, हेल्डियन है, आर्कियन है, जो ऑफकोर्स इसमें नहीं है। हम जब इस जीटीएस को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डील कर रहे होंगे तो एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे बहुत ही लेंथ में। एक एक यूनिट इसकी 15 to 20 मिनट्स के आसपास चलती है लेक्चर्स के अंदर में। तो यहाँ पे आप इयॉन्स को कवर करते हो। इयॉन्स के अंदर फर्दर आपका डिवीजन जो होता है, यहाँ पे जैसे कल्प आता जाता है ब्रह्म की लाइफ के अंदर में, यहाँ पे एरास का कॉन्सेप्ट आता है। एरास, सिनोजोइक, आपका मीजोजोइक, प्रोटेरोजोइक, अलग अलग तरीके के, पेलियोजोइक यहाँ पे आपका देखने को 3 मेजर आपको देखने को मिल रहा है, एंड द लास्ट इज प्रोटेरोजोइक। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर में फर्दर पीरियड्स डिवाइडेड है। जुरासिक पीरियड, जुरासिक पार्क की आपने सबने नाम सुना होगा, बात सुनते होंगे। जुरासिक यहाँ पे कह सकते हो एक पीरियड की तरह आपको देखने को मिलता है। उससे पहले ट्राइसिक मिलने को देखने को मिलता है। और रिसेंट में अगर आप बात करो, जो हमारे एग्जिस्टेंस के आसपास ह्यूमन या फिर होमो सेपियंस के एग्जिस्टेंस के आसपास जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है वो है क्वाटरनरी एंड टर्सरी पीरियड। नाउ अगेन दिस क्वाटरनरी पीरियड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सब पीरियड्स की अगर आप बात करते हो, जिसके अंदर में आपके कई सारे यूनिट्स आते हैं। यहाँ पे आप बात करोगे क्वाटरनरी पीरियड को तो आपको रीसेंट इपॉक, जो आपका होलोसीन है, 2 एपॉक्स आ जाएंगे, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, पेलियोसीन, सॉरी प्लीस्टोसीन। तो ये 2 आपके फर्दर इसके अंदर यूनिट आ जाएंगे। सिमिलरली आप टर्शरी पीरियड को भी डिवाइड करोगे तो उसके अंदर भी आपको कई सारे एटलीस्ट 4 to 5 आपको सब पीरियड्स या फिर आप एपॉक्स की बात करते हो वो मिल जाएंगे। इन अलग अलग एपॉक्स में, इन अलग अलग पीरियड्स में, इन अलग अलग एरास के अंदर में अलग अलग इवेंट्स हैं। वो एक तरीके से आप कह सकते हो दे हैव अकर्ड अक्रॉस दीज टाइम पीरियड्स। किसी पीरियड में कुछ इवेंट हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी रॉक का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, कभी किसी लाइफ फॉर्म का आप कह सकते हो ओरिजिन आपको देखने को मिलता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर समबडी इन एंथ्रोपोलॉजी। अगर एंथ्रोपोलॉजी में अगर कोई साइंटिफिक डोमेन में है तो वो उसको जस्ट क्रक्स यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेगा, जीटीएस को पूरी तरीके से डिकोड कर देगा और समझेगा अलग अलग स्टेज पे ऐसी कौन सी इवेंट्स है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर कोई ह्यूमैनिटीज का है, अगर कोई किसी को स्टोरीज में, अगर कोई स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, एटियोलॉजी में जाता है, इन तरह की चीजों को देखता है, तो वो किस तरीके से इसको एनालाइज करेगा, वो स्टोरीज के फॉर्म में देखेगा, है ना। वो ह्यूमैनिटीज के पर्सपेक्टिव से, फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से, या फिर हो सकता है सोशियोलॉजी में रिलीजन के पर्सपेक्टिव से वो उस चीज को एनालाइज कर रहा हो। पर सिंस यू आर डीलिंग दिस अंडर एंथ्रोपोलॉजी, तो हम दोनों साइड ऑफ द बोर्ड को एक तरीके से कोरस्पॉन्ड करके देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में इंटररिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो अलग अलग टाइम पीरियड्स हुए, ये सारे के सारे आप देखते हो किसी एक जो आपका हिंदू माइथोलॉजी है या फिर 10 अवतार का जो कॉन्सेप्ट, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर में ये चीजें एकदम आपको सामने एक्सप्लिसिट फॉर्म में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पे अलग अलग चीजें बन रही हैं। यहाँ पे आपका रॉक का फॉर्मेशन होता है। हम अर्लियर स्टेजेस, अर्लियर लेयर्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है। जो चीज रेलिवेंट है उस पर सीधे आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट फिशेस, फिशेस किस पीरियड में आई, आपकी कैम्ब्रियन जो आपका है, कैम्ब्रियन के पीरियड में आपको फिशेस का एक तरीके से इवोल्यूशन देखने को मिलता है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइंस भी यही बात कह रहा है। साइंस क्या कह रहा है, यहाँ पे आप जियोलॉजी में पढ़ रहे हो, साइंस या फिर डार्विन की थ्योरी क्या कह रही है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन दी मरीन इकोसिस्टम, की मरीन लाइफ आपकी सबसे पहले आपको देखने को मिलती है, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे आपको उनका ओरिजिन देखने को मिल रहा है, जो बाद में धीरे धीरे कंपोजिट वे में आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनका बढ़ता है, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं वो, और फिर उसके बाद एक तरीके से मरीन से वो टेरेस्ट्रियल, पहले सेमी टेरेस्ट्रियल और उसके बाद आप पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल लाइफ का ओरिजिन होता है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी किस तरीके से, पहले फिर फिशेस के बाद एम्फीबियंस आ रहे हैं, रेप्टाइल्स आ रहे हैं, देन आप देख रहे हो कि कुछ मेजर फॉर्म्स आ रहे हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिसमें डायनासोर जैसे कई सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे मैमल्स का अराइवल होता है। मैमल्स क्लास, एक जो क्लास है जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे ह्यूमंस आते हैं, क्लास मेमेलिया, और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारा जो जीनस है सिर्फ वो होमो नहीं आता है, और भी कई सारे जीनस है आपके, कई सारे ऑर्डर्स हैं, इनफैक्ट वो सब आते हैं। हम ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर में आते हैं जो कि क्लास मेमेलिया के अंदर में। इस तरह के कई सारे ग्रुप्स हैं आपके। अभी टेक्सोनॉमी को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो एक एक बारीक हर एक यूनिट को डिटेल में जाके देखेंगे कि सबके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी के लिए हम यहाँ पे स्टिक करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे एव्स का देख रहे हो, आपको किस तरीके का एवोल्यूशन मिलता है। देन फाइनली यहाँ पे ऑर्डर प्राइमेटा, जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी में जब हम फाइनली पढ़ रहे होते हैं ह्यूमन के इवोल्यूशन को, तो हम इस चीज से डील कर रहे होते हैं कि प्राइमेट्स के मेंबर कौन है, उनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग प्राइमेट ग्रुप्स के बीच में हम इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, क्या एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज हैं, क्या एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, इवोल्यूशन के मॉडल को डिस्कस कर रहे होते हैं। और फाइनली आप देखते हो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या फिर पेलियंटोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, तो ह्यूमन का फाइनली अराइवल होता है, जीनस होमो आता है, फिर अलग अलग उसके अंदर में स्पीशीज और सब स्पीशीज जो है वो इवॉल्व करती जाती हैं।
तो ये जो आपने कंटिन्यूअस फैशन देखा है, इसको आप हिंदू के या फिर इंडियन ट्रेडिशन में जो पुराण्स पाए जाते हैं उसके साथ भी रिलेट कर सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल वे में देख सकते हो कि अर्लीस्ट में फिशेस का इवोल्यूशन हो रहा है, एम्फीबियंस आ रहे हैं, रेप्टाइल्स आ रहे हैं, किस तरीके से आपका फाइनली आप होमोसेपियंस या फिर ह्यूमंस तक जा रहे हो। इसी चीज को आप कोरस्पॉन्ड करोगे अगर जो हमने बात की कि डार्विन ने क्या उसके बारे में कहा, तो डार्विन भी इसके बारे में सेम चीज कहते हैं। अब डार्विन के बारे में इंटरेस्टिंग है, अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें कि इन्होंने ये बात कब कही, तो अराउंड 22 या 23 ईयर्स की जब इनकी अराउंड एज थी, तो ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, फादर डॉक्टर थे, कई सारे इनके पास वो था। ये आप कभी इनकी लाइफ हिस्ट्री या फिर बायोग्राफी पढ़ोगे तो उनको आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट है इनका HMS बीगल पे एक सी वॉयज पे जाना, एक तरीके से टूर आप कह सकते हो, सी टूर कह सकते हो, उस पर इनका जाना। और ये उस पे 1931 पे 27 दिसंबर को जाते हैं। वो जो टूर है वो खत्म कब होता है? गांधी जयंती के दिन। ऑफ कोर्स उस समय गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन गांधी जयंती के दिन वहां पे 1836 में लगभग 5 साल के बाद, 5 साल के एक्सटेंसिव टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में इनकी एज आई बिलीव 22 या 23 के आसपास रही होगी, और वापस जब आए तो 27 to 28 के आसपास की इनकी एज थी। अब ये कलेक्टर थे, एक इनका नेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग स्पीशीज, ना सिर्फ एनिमल बल्कि प्लांट्स की भी कई सारी इन्होंने स्पीशीज थी, उसको एक तरीके से कलेक्शन का, हम सबको बचपन में कलेक्शन का शौक होता है कि हम ये कलेक्ट कर ले, वो कलेक्ट, करेंसी कलेक्ट करते हैं, पोस्टल सर्विसेज के मैप जब आते थे, सॉरी आपके जो टोकन्स आते थे, उसके जो स्टैम्प्स आते थे, उसको आप कलेक्ट करते हो, और भी कई सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हो, लोगों की हैबिट होती है। तो उसी तरीके से इनको इंटरेस्ट था नेचर में, तो नेचर में जिसको इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स वो ऐसी चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को उठा लिया आएगा, या फिर प्लांट्स के कोई उनको मिलने सैंपल्स तो उनको उठा लिया आएगा, तो इस वो सारी चीज़ को कलेक्ट करके ले आए। अब इसमें भी डिबेट एक है कि इसको लाने के बाद जो कंक्लूजन पे अराइव किए, जो कि हम अर्ली डार्विनियन थ्योरीज में देखते हैं। डार्विनियन थ्योरीज भी कई लेयर्स में है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग बातें कहते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में बातें करते हैं, और भी कई तरह से डार्विन फिंचेस का आपने फिनोमेना देखा हुआ है, और फिर फाइनली उनकी जो थ्योरी आती है, पोस्टुलेट्स आते हैं, वो सब। लेकिन इस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सी है, यूजुअली एड्रेस नहीं होती है, टेक्स्ट बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। हम जब डिस्कस कर रहे होंगे डार्विन की थ्योरी को, क्योंकि हमारा इनिशियली 3rd यूनिट का पार्ट है ये, जो ऑर्गेनिक थ्योरीज है, इवोल्यूशन की थ्योरीज, तो हम उन चीज़ों को भी एड्रेस कर रहे होंगे। कई लोग कहते हैं कि वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस जो थे इनके साथी कंटेम्प्रेरी थे, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, सेम कंक्लूजन थे, इन लोग की दोनों के पेपर सेम समय पे प्रेजेंट किए गए थे एक साथ। और कई लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने कई जगह पे अल्फ्रेड वेलेस ने जो पेपर सबमिट किया था उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया था बाद में डार्विन ने। ऑल्दो पेपर दोनों के साथ में प्रेजेंट हुए, लेकिन प्रेजेंट होने से पहले उसके बैकड्रॉप में से कई सारे, एक तरीके से आप कह सकते हो, कंट्रोवर्शियल चीजें हुई, जिसको हम कभी जब डिटेल में इस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम बता सकते हैं। इवन आप डार्विन की फिंचेस की बात करते हो, आपने अर्लियर स्टेजेस में पढ़ी होगी, बीक्स का जो उनका साइज का एडेप्टेशन है, किस तरह का फॉर्म हो रहा है, वो सब भी डार्विन ने खुद नहीं किया था। उनके एक तरीके से आप कह सकते हो एक फ्रेंड थे जिनको इस तरीके की एनाटॉमी में और भी कई सारी चीज़ों पे काफ़ी इंटरेस्ट था, बर्ड्स के ऊपर वो स्टडीज़ करते थे। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हैं ये एक्चुअली उनके थे। डार्विन वैसे भी उस समय उनकी जो एज थी काफ़ी अर्ली एज थी, 27 to 28 की एज थी, तो इतना प्रोफाउंड, इतना इंटेलेक्चुअल होना उनके लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऑल्दो डेविएंट्स हमको देखने को मिलते रहते हैं सोसाइटी में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट में ना जाते हुए कि किस तरीके से चीज़ें ये सारी होती आई हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने कुछ बातें कही कि सबसे पहले लाइफ जो है वो कहाँ पे आपकी इवॉल्व हुई, वाटर में, है ना। किस फॉर्म में? सिंपल स्ट्रक्चर्स के तौर पे वो इवॉल्व हुई, है ना। उस समय बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं थे, सिंपल सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म थे वो डेवलप हुए। ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम पीरियड आप देखते हो वो इवॉल्व कर रहे हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और इसके बाद इनका एक तरीके से आप कह सकते हो रेडिएशन होता है, फिर मूवमेंट होता है, और भी काफी सारी स्ट्रगल होती है, जिससे ये पहले सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में आते हैं, और सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के बाद आप देखते हो ये फाइनली टेरेस्ट्रियल मोड पे, जैसे कि हम लोग हैं जो जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक इवॉल्व होते हैं इवोल्यूशन के कोर्स में। तो ये सारी बातें डार्विन ने कही। इसके साथ साथ इनकी थ्योरी आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और इनका जो पोस्टुलेट्स है रिगार्डिंग स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन आप देखते हो कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करती आ रही है। मैल्थुसियन थ्योरी का इन्होंने एक पॉइंट लिया था। मैल्थुसियन थ्योरी में एक पॉइंट है कि पॉपुलेशन जो आपकी लगातार ग्रो कर रही है ना, बहुत फास्ट पेस के साथ, अनरेगुलेटेड फॉर्म के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जा रही है। जबकि आप रिसोर्सेज देखते हो तो उस फैशन में नहीं ग्रो कर रहे हैं। रिसोर्सेज यानी आपके फूड रिसोर्सेज हो गए, या फिर कोई भी जो आपके सस्टेनेंस के लिए आपके आप कह सकते हो सर्वाइवल के लिए जरूरी रिसोर्सेज है, वो उस फैशन में ग्रो नहीं कर रहे हैं। वो तो अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है ओवर अ टाइम पीरियड वो ग्रो भी ना करे, स्टैग्नेंट रहे, कभी ग्रो कर रहे हैं कभी स्टैग्नेंट रह रहे हैं। तो रिसोर्सेज का जो ग्रोथ है वो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल आपको देखने को नहीं मिलता है, जबकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से मिल रहा है। यानी कि एक रिसोर्सेज के पीछे 4 से 5 लोग
compete कर रहे होंगे। अब ऐसी चीज होगी तो क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि सबको एक ही चीज चाहिए, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ग्रो करती आ रही, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी कि भाई कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, जिसके पास रिसोर्स होगा वो बच जाएगा, जिसके पास रिसोर्स जिसको नहीं मिला वो नहीं बच पाएगा। तो इस कोर्स में जब स्ट्रगल की एग्जिस्टेंस हो रही होगी, उस समय जो सबसे फिटेस्ट होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो सबसे फिट होगा, फिट का मतलब ये नहीं कि वो सिक्स पैक्स बना के इंसान घूम रहा होगा, है ना, फिट का मतलब ये है यहाँ पे कि जो सबसे सूटेबल होगा, हो सकता है स्ट्रेंथ वाइज वो दूसरे इंसान से जो रिसोर्सेज उसको छीन ले, या फिर उसका एडेप्टेशन ऐसा हो कि वो लॉन्गर पीरियड तक वो सस्टेन कर पाए, और जब रिसोर्स उसको फाइनली मिले, नेक्स्ट रिसोर्स पूल जनरेट होए, तो उसको वो एक तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो ये बात कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, और उस कोर्स में बचेगा वही, सर्वाइव वही करेगा, आगे वही प्रोक्रिएट करेगा जो कि फिटेस्ट होगा, मोस्ट सुटेबल होगा। यहाँ पे आप कह सकते हो इसको एडेप्टेशन जिसका बेस्ट होगा, जिसके पास सबसे बेस्ट एडेप्टिव फीचर्स होंगे, वो इंसान उस तरीके से वहां पे सर्वाइव करेगा। तो ये रहा डार्विन का बैकग्राउंड, है ना। हमने वहां पे देखा अलग अलग कॉन्सेप्ट, फिशेस किस तरीके से आ रही हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से वहां पे ग्रो आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप बात करते हो यहाँ पे कि 10 अवतार का जो मॉडल है, ट्रेडिशनल इंडियन स्टोरीज में आपने सबने सुना होगा, है ना, कि मत्स्य अवतार से लेकर के आप किस तरीके से कल्कि अवतार का डिस्कशन आपसे किया जाता है कि जो फाइनल 10 अवतार हैं, 10 अवतार ऑफ कोर्स अभी आना बाकी है स्टोरीज के हिसाब से। तो आप वहां पे अगर देखते हो तो जो हमने बात कही डार्विन की थ्योरी में डिस्कस की, और इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें बात की कि सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स कैसे थे, मरीन थे, है ना, वाटर में थे, पानी में थे, और वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो आप बात करते हो 10 अवतार के अंदर सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है अवतार, वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी कि फिश का अवतार जो वहां पे देखने को आपको मिलता है विष्णु जी का, तो वो क्या है, मरीन है। नेक्स्ट आप बात करते हो, हमने बात की थी कि वो ग्रेजुअली पहले सिंपल था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स से सेमी टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन को फॉलो करेगा, देन फाइनली वो टेरेस्ट्रियल वे में, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आपको उसका ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। तो वो सेम चीज यहाँ पे होती है, कुरमा, है ना, टर्टल, आप टर्टल के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। टर्टल पानी में भी समय बिताता है, लैंड पे भी बिता रहा है, तो आपको सेमी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का देखने को मिलता है। देन आप बात करते हो यहाँ पे वराह अवतार का, देन यहाँ पे टेरेस्ट्रियल मोड हमारा फाइनली आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एंड देन सेमी ह्यूमन फॉर्म जो नरसिंह अवतार है। वराह यहाँ पे आपको बोर फॉर्म जिसको आप कहते हो, और उसके बाद आप बात करते हो नरसिंह अवतार की, जो कि एक तरीके से आप हाइब्रिड के तौर पे कह सकते हो, हाफ ह्यूमन एंड हाफ लायन, वो अवतार आपको देखने को मिलता है। नर में ह्यूमन होता है और सिम यू ऑल नो लायन का टर्म यूज होता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ सेमी टेरेस्ट्रियल था, यहाँ पे आपका सेमी ह्यूमन फॉर्म आपको देखने को मिलता है। अब इन सारी चीजों में जो नैरेटिव्स हैं, जो साइंस के डोमेन्स है, जो साइंस की नॉलेज है, वो किस तरीके से आप देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट कर रही है 10 अवतार के मॉडल के साथ। हमने बात की कि मरीन लाइफ होगी, सेमी टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला, उसका एक्सप्लेनेशन 10 अवतार भी वही कह रहा है। नेक्स्ट आपकी बात हुई कि वराह अवतार और किस तरीके से आपका फाइनली नरसिंह अवतार आता है, वो चीज हुई, टेरेस्ट्रियल हो गया, और सेमी ह्यूमन ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिले। इसको अब आप इवोल्यूशन से बाहर आके अगर हम आर्कियोलॉजी या फिर पेलेंटोलॉजी के साथ इसको डिस्कस करें, जो फॉसिल रिमेन मिलते हैं उसकी स्टडी में हम क्या पाते हैं, तो हमको ये भी देखने को मिलता है रामापिथेकस जैसे कई सारे ग्रुप्स है, कई सारे फॉसिल जो आपको देखने को मिले, जिनके एक एग्जैक्ट उनका क्या आप टेक्सोनॉमी में उसको कहाँ पे रखोगे, उनको उसके ऊपर काफी कंफ्यूजन रहा बहुत लंबे समय तक। इंडिया में जो इकलौता फॉसिल आपको देखने को मिलता है नर्मदा मैन का, है ना, मध्य प्रदेश में ये मिला था, आई थिंक हथनोरा का एरिया में, अरुण सुनाकिया साहब थे, इनको ये मिला था 1980s में। तो उसके ऊपर भी काफी समय तक डिबेट रहा, कई लोग उसको होमो इरेक्टस बोलते थे, अभी फाइनली उसको एक तरीके से आर्काइक ह्यूमंस के साथ एक तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो एक और दूसरा ग्रुप था, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, वो हो सकता है। तो टेक्सोनॉमिकल पोजीशन क्या होगी, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट्स होती हैं। और ये डिबेट्स क्यों हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में, यानी एक फॉसिल जो आपको मिल रहा है, वो आपको मल्टीपल कुछ फीचर्स वो दिखाएगा। समझ लीजिए आप, यहाँ पे कुछ फीचर हो सकता है आपको एक एप के दिखाए, और कुछ फीचर आपको हो सकता है एक ह्यूमन के दिखाए, यानी कि ह्यूमन एप दोनों के बीच का वो जंचर आपको देखने को मिल रहा है। जो चीज हमारे नरसिंह अवतार की जो थ्योरी है यहाँ पे आती है एग्जैक्ट, उसमें फिट बैठती है कि किस तरीके से आपको टेरेस्ट्रियल अवतार, यहाँ वराह अवतार था, उसके बाद जो पहला फॉर्म देखने को मिला डायरेक्ट ह्यूमन नहीं बना, जबकि नरसिंह अवतार बन के दिखा रहा है। वही चीज हमको इवोल्यूशन में, पेलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में, फॉसिल रिकॉर्ड्स में हम जाते हैं तो देखने को मिलता है। रामापिथेकस का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, अभी भी उस पर डिबेट चालू है। कई सारे उसमें एप लाइक कैरेक्टर्स हैं, कई आपके ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स हैं ना, तो आपको एक तरीके से हाइब्रिड्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली आप हाइब्रिड नहीं बोलोगे, लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से टेक्सोनॉमिक लोकेशन में, टेक्सोनॉमिक पोजीशनिंग में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक इंडिविजुअल में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म या दो अलग अलग एनिमल्स या दो अलग अलग ग्रुप्स के फीचर नरसिंह में आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ह्यूमन का और एक लायन का।
यहाँ पे आपको सेम ऑर्डर के अंदर दोनों प्राइमेट के हैं, रामापिथेकस की बात करते हो, वहां पे सेम ऑर्डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फीचर देखने को मिल रहे हैं जो कि सेम ऑर्डर में बिलोंग करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पॉपुलर डिस्कोर्सेस को भी करती हैं। आपने कई सारे मूवीज ऐसी देखी होगी जिसमें आपको एक इंसान है वो टर्न आउट कर सकता है। पूरे दुनिया में आपने वेयरवुल्व्स की स्टोरीज जो है, इस तरह की कई सारी चीज आपको देखने को मिलती है ना, वो सब भी आपने सुनी होगी। ये कहाँ से आती हैं? ये हमारी जो एक तरीके से ट्रेडिशनल स्टॉक ऑफ नॉलेज है, हमारा जो कल्चर की इंफॉर्मेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंडियन कल्चर में, पूरे दुनिया भर में अलग अलग आपको स्टोरीज, अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं। नॉर्थ ट्रेडिशन आपको अलग देखने को मिलता है, ग्रीक्स का अलग कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन में से कई सारी स्टोरी हैं। तो ये सारी स्टोरीज और ये सारे जो क्रिएटिव आइडियाज हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं? वो ऐसे ही चीजों में से आ रहे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे एक्समैन सीरीज आपने में से जितनों मैंने देखी होगी, तो उसमें ये मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, शायद इनका हैंक नाम था, बीस्ट करके इनके जो इनका एक तरीके से आप कहते हो सुपर हीरो फॉर्म में जो इनका था एक्समैन सीरीज में, वो बीस्ट नाम था। और इनका रियल नेम जो सीरीज में यूज होता है वो शायद डॉक्टर हैंक या प्रोफेसर हैंक करके कुछ था, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर। इनके में भी आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी वजह से इनका हाफ मॉर्फोलॉजी, हाफ फीचर्स क्या थे, ह्यूमन थे, और हाफ क्या थे, लायन की तरह आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको साइड में नरसिम्हा अवतार दिखा हुआ है, उसमें भी वही सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक ब्लेंड दिख रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या ढूंढता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर रहा है सोसाइटी पे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चर पे, स्टोरीज, फोकलोर्स, लेजेंड्स, माइथोलॉजी पे काम कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर रहा है फॉसिल रिकॉर्ड्स पे। और यहाँ पे आपको एक जंक्चर देखने को मिल रहा है जहाँ पे सब के सब आपके फॉसिल रिकॉर्ड्स, आपकी डार्विन की थ्योरी जो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में या फिर बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में पढ़े रहे हो, और आपका पॉपुलर कल्चर के जो आपको चीज देखने को मिल रही है, वो सब के सब एक कॉमन पॉइंट पे मर्ज आउट कर रहे हैं। और ये एक तरीके से आपको कल्चरल पूल दिखा रहा है जो कि साइंटिफिक भी है और नॉन साइंटिफिक भी है या फिर सेमी साइंटिफिक भी है। ये बात हो गई आपकी 10 अवतार में पहले 4 अवतारों की। नेक्स्ट आप बात करो कैसे ये डार्विनियन थ्योरीज या फिर पेलियोंटोलॉजिकल रिकॉर्ड से कोरिस्पॉन्ड करेगा, वो हम आप बात करते हैं वामन अवतार की। वामन अवतार बेसिकली आपने राजा बलि, जो राक्षस के राजा थे, वो जब पूजा करा रहे थे, एक तरीके से कोई यज्ञ वहां पे फंक्शन हो रहा था, अपने पुराणों में स्टोरी सुनी होगी। द ड्वार्फ, ये ड्वार्फ अवतार जो था लॉर्ड विष्णु का, तो वहां पे आप देखते हो किस तरीके से विष्णु जो होते हैं उनको पता होता है कि ऑफकोर्स हमें इस चीज को पूरा नहीं होने देना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, साइज अपना कम कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे दान चाहिए। तो पूछते हैं क्या दान चाहिए, देन इट वाज लाइक कि मुझे 3 स्टेप्स दान कीजिए। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, ये तो वैसे भी इतना छोटा सा इसकी साइज है, 3 स्टेप्स में क्या कवर कर लेगा। देन फाइनली ही ग्रूज अप और वो पूरे के पूरे तीनों लोगों को अपने स्टेप्स में, 3 कदमों के अंदर में कवर कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल आप कह रहे हो कि आपका पुराण की स्टोरी है, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक पुराणिक स्टोरी है, पुराण में आपके मेंशन्ड है, ये है ना जो इनका अवतार है। सॉरी, यहाँ पे इसको मैंने दिखाया, ये आपके पुराण के रेफरेंसेस हैं जो इंडियन ट्रेडिशन में आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पॉपुलर कल्चर यानी कि स्टोरीज हमारी उससे कैसे करस्पॉन्ड करी। बचपन में मुझे नहीं पता, जो भी 90s के बॉन्ड होंगे या फिर अर्ली 20s के बॉन्ड होंगे, वो एक शो आता था, आई थिंक विकराल एंड घबराल नाम का था, उसमें भी एक ड्वार्फ कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके कई सारे आपको पॉपुलर कल्चर में ड्वार्फ्स का देखने को यूज मिल जाता है। और अब पूरा करके कमल हसन सर की एक मूवी है साउथ में, उसमें आप देख सकते हो नैरेटिव, या फिर रिसेंटली 2018 दिसंबर में लॉन्च हुई शाहरुख खान की मूवी, आप देख रहे हो फ्रेम में शाहरुख खान, सलमान खान, द 2 खान्स एक फ्रेम में, उसकी में भी जो शाहरुख खान है वो एक ड्वार्फ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो पॉपुलर कल्चर में आ गया है ना। और यहाँ पे आपके जो पुरानास में रेफरेंसेस है उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिल गई। अब हमारे क्या फॉसिल रिकॉर्ड्स में या पेलियोंटोलॉजी में ऐसी कोई चीज है जिसके हमको रेफरेंसेस मिलते हैं कि क्या ड्वार्फ ह्यूमंस के, पॉपुलर कल्चर में तो हम देख रहे हैं आसपास हमें स्टंड हाइट के या फिर कई सारे डिसऑर्डर्स, डिफिशियंसी की वजह से कई लोग की जो हाइट है वो स्टंड रह जाती है, वो तो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने पुराने के अंदर में भी रेफरेंसेस देख लिए। फॉसिल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं ड्वार्फ्स के बारे में, तो वो भी यहाँ पे कंसेंसस है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ ट्रेडिशन। पहले हम देख रहे थे कि साथ में सब कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, यहाँ पे भी वो सीरीज आपकी चलती गई। और यहाँ पे आप बात कर रहे हो होमो फ्लोरेंसिस की। ये फ्लोरेस आइलैंड पे एक केव है जिसका नाम है लियांग बुआ करके नाम है, इंडोनेशिया में आता है। यहाँ पे 2003 में एक फॉसिल रिमेन्स की डिस्कवरी हुई थी, साइंटिस्ट ने या फिर पेलियोंटोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी की एक फॉसिल रिमेन्स की, जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, अराउंड 3.5 कुछ फीट के आसपास थी। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि इसके पहले जो फॉसिल मिल लेते हैं उनकी हाइट अराउंड 5 फीट एवरेज देखने को मिल रही थी, बाद में आपको देखने को मिलता है वो अलग हाइट के दिख रहे थे। मॉडर्न ह्यूमंस की आपको हाइट पता है, एवरेज हाइट आप देख रहे हो 5.5 फीट, इससे भी ज्यादा आपको हाइट देखने को मिलती है, इससे भी कम देखने को मिलती है, ऑन एन एवरेज इसी के अराउंड इवॉल्व कर रही होती है। तो पेलियोंटोलॉजिस्ट या फिर रिसर्चर्स के दिमाग में काफी कंफ्यूजन हुआ कि ये किस तरीके से आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि पहले हाइट कुछ और थी, फिर हाइट कुछ और हुई, फिर एक न्यू हाइट का आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है।
आपके यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल सिलेबस में एक रूल है, आप तीसरी यूनिट उठा के देखते हो 1.4 के अंदर में या 1.3 के अंदर में आपसे कोप्स रूल की बात किया हुआ है ना। कोप्स एक एक्चुअली एक कह सकते हो आप साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एडवर्ड ड्रिंकर कोप, जिन्होंने 1871 में एक थ्योरी दी थी जो कहती थी, कोप्स लॉ या फिर कोप्स थ्योरी कह सकते हो आप। वो क्या कहती थी? वो कहती थी इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इंसान की जो हाइट है या फिर इंसान की जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है ना, इट टेंड्स टू इंक्रीज, जब तक कोई एक ब्रेक नहीं आ जाता है, जब तक कोई वहां पे आप कह सकते हो एक तरीके से कंटिन्यूटी वो ब्रेक नहीं हो जाती, कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर रिस्ट्रिक्टिव फोर्स नहीं आ जाती, तब तक क्या ट्रेंड है कि हाइट बढ़ती रहेगी। तो वो आपको देखने को मिल रहा है कि हाइट यहाँ पे आपको फॉसिल रिकॉर्ड में एक कम हाइट दिखी और उसके बाद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ। इसके बाद के जो फॉसिल्स आपको मिल रहे हैं, इसकी सिस्टर स्पीशीज की आप बात करते हो होमो हैबिलिस, बाद में होमो इरेक्टस या फिर दूसरे जितने भी स्पीशीज आते हैं आपको, वो आपको फर्दर हाइट में देखने को मिलता है, एक प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। तो मे बी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टिव फोर्स आई होगी जिसकी वजह से हाइट यहाँ पे हाइट का जो इक्विलिब्रियम था, जो ट्रेंड था ऊपर जाने का, वो ब्रेक हुआ होता है। अब ये सब अपने आप में एब्सोल्यूट लॉज नहीं है, कोप्स की लॉ को हम कोई ऐसे, ये सारी थ्योरीज होती है ना, या फिर पर्सनल लॉज होती है, इसको आप इस तरीके से नहीं कह सकते हो कि ये एक तरीके से अटल सत्य है, एकदम फिक्स जो बात ये इन्होंने कही है वो सच है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे स्टोरीज के साथ, हमारे पुरानास के साथ और जो पेलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड है उसके साथ एक सिंक्रनी में है। अभी तक सिंक्रनी टूटी नहीं है। फर्दर आप बात करोगे, आपको लगेगा कि आगे हो सकता है मे बी ये सिंक्रनी टूट जाए, आगे भी आपको नहीं देखने को मिलता है कि ये सिंक्रनी टूटेगी। नेक्स्ट आपका छठवां अवतार जो दश अवतार की सीरीज में आता है वो है आपका परशुराम का अवतार ना। परशुराम में क्या था खास बात कि परशु वाज स्टैंड फॉर एक्स, इनके हाथ में एक्स होता था एज अ वेपन। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, काफी अपने जाने जाते थे एग्रेशन के लिए, क्योंकि हमेशा बहुत एग्रेसिव होते थे। कई बार इन्होंने पूरे धरा को या फिर पूरे अर्थ को, कहा जाता है स्टोरीज में आपको मेंशन मिलता है कि क्षत्रियों से विहीन कर दिया था रिवेंज लेने के लिए। तो इस तरह की आपको यहाँ पे पौराणिक रेफरेंसेस आपको, या फिर एपिक्स में, रामायण में भी इनका रेफरेंस है आपको देखने को मिल जाता है। महाभारत की आप बात करते हो तो भीष्म पितामह जो द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द कौरवास या फिर पांडवास थे, उनके यहाँ आपको ये देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आप बात करते हो रामायण के अंदर में, उसके भी वहां पे भी आपको रेफरेंस देखने को मिल जाते हैं लॉर्ड परशुराम के। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि टूल्स का इवोल्यूशन जब यहाँ पे हो रहा है, टूल और टेक्नोलॉजी का, तो हमें क्या देखने को मिला? हैंड एक्सेस एक बहुत ही पॉपुलर टूल बन गए, है ना। पेलियोलिथिक रिकॉर्ड्स में आप जाते हो, पेलियोलिथिक पीरियड आपको वहां पे हमने टाइम पीरियड दिखाया हुआ था। अब होलोसीन की हमने बात की थी, क्वाटरनरी पीरियड के अंदर में होलोसीन की हमने बात की थी, द रीसेंट एपॉक, उसमें आपको अलग अलग टाइम पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं। आप पेलियोलिथिक में अगर समय में जाके देखते हो, वो बटा हुआ है 3 अलग अलग स्टेज में, ठीक है। सबसे पहले आपका देखने को मिलता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और फिर फाइनली अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक में आपको एक टाइप ऑफ टूल ट्रेडिशन काफी देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं आप हैंड एक्स, हिंदी में इसको बोला जाता है हस्त कुल्हाड़ी। अब ये जो हस्त कुल्हाड़ी है, आप देख रहे हो एक अर्ली मैन जो है वो किस तरीके से अलग अलग इक्विपमेंट्स को लेके इस तरीके से टूल्स को बना रहा है। तो ये टूल्स बनाए जाते थे और ये आपको देखने को मिल रहा है कि आपके स्टोरीज में भी इस तरीके के टूल्स और इस तरीके का जो ट्रेडिशन है उसकी सिंक्रनी आपको देखने को मिल रही है, कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी ट्रेडिशन आपका भी टूटा नहीं है और आपको सेम चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आप बात करते हो, ह्यूमन का प्रोग्रेशन हो गया, ह्यूमन ने टूल्स बनाना भी सीख लिया। अब वो अर्ली ह्यूमंस थे। मॉडर्न प्रोग्रेशन में आप देखते हो तो पूरी तरीके से सेपियंस एज ए स्पीशीज आपकी जो है वो आ जाती है। यहाँ पे फाइनली आप देख रहे हो सेपियंस एज ए स्पीशीज आपकी आ जाएगी, और सेपियंस एज ए स्पीशीज सिविलाइज्ड मैन को कहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस या फिर होमो सेपियंस जो है उनको सिविलाइज्ड मैन के तौर पे हम रेफर करते हैं। सिविलाइज्ड मैन के बारे में खास बात क्या है कि आप देखोगे कि दशावतार की थ्योरी में जो परशुराम के बाद आपको देखने को मिल रहा है, जो भी आपको रेफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो बाकी अवतार वो देखने को मिल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम राम, बुद्ध एंड फाइनली कल्कि। अब इसके बीच में कल्कि अवतार तो अभी आया नहीं, तो उस पर हम वैसे भी बात नहीं कर सकते हैं। तो अर्लियर अवतार जो है आपके रामा एंड बुद्ध, दोनों अपने काम, कंपोजनेस और इस तरह की जेनरोसिटी के लिए जाने जाते हैं, पीस के लिए जाने जाते हैं। और राम को तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हो। तो वो एक तरीके से सिविलाइज्ड मैन या फिर एक जेंटलमैन जिसको आप कह सकते हो, उस तरीके के ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। तो ओवर कोर्स ऑफ पीरियड आप देखते हो कि पहले एग्रेशन वाले ह्यूमंस थे, उससे पहले आप देख रहे हो कि आधे ह्यूमंस हैं और आधे नॉन ह्यूमंस है, उसमें भी आपको एग्रेशन देखने को मिलता है। सिमिलरली इवोल्यूशन के कोर्स में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और जब फाइनली इंसान पूरी तरीके से सिविलाइज्ड हो जा रहा है तो ये सारी चीजें हट जा रही है, वो मोर पीसफुल हो गया, लेस वायलेंट हो गया, और एक तरीके से ज्यादा, क्योंकि उसकी थिंकल लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा डेवलप कर रही है। इसलिए ये सारी चीज आप कह सकते हो, रिलेट कर सकते हो। हमको ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, हम कह रहे हैं कि आप इस तरीके से भी इसको एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस के साथ देख सकते हो। तो आप एक और चीज यहाँ पे गौर करोगे
तो इवोल्यूशन की थ्योरी आती है स्टार्टिंग में आपके जो आपके अलग अलग थ्योरीज हैं, तो वहां पे आपने सोशियोलॉजी में भी शायद पढ़ी होगी, उसमें 3 अलग अलग स्टेजेस बताते हैं कई सारे लोग कि ह्यूमन किस तरीके से इवोल्व हुए या फिर ह्यूमन की सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व की है। वो बताते हैं कि पहले सेवेजरी थी, पूरी तरीके से इंसान एक तरीके से आप कह सकते हो जंगली के तौर पे बिहेव करता था, सिविलाइज बिल्कुल भी नहीं था। बारबरी आती है उसके बाद, बारबरिज्म जिसको आप कहते हो, एंड फाइनली आप कहते हो सिविलाइजेशन आपका आता है। सिविलाइजेशन आता है तो पीपल टेंड्स टू बी मोर सिविलाइज। बारबरिक में थोड़ी सी वो टेंडेंसी कम हो जाती है, पूरी तरीके से जंगली होने वाली और पूरी तरीके से एग्रेसिव होने वाली, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेट्स उसके होते हैं। सिविलाइज में जब आपते हो तो पूरी तरीके से इंसान एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है, एक लॉजिकल रीजनल मैन की जो रेशनल मैन होता है उसकी तरह बिहेव करने लगता है। वो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है इन द पुरानाज और द मॉडल ऑफ द दशावतारा। तो इन सब चीज से हम सीखते क्या है, इन सब चीज से हमको पता क्या चलता है कि एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप, क्योंकि साइंस वाला इंसान इसको इस तरीके से नहीं देखने वाला है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाला इंसान इसको इस तरीके से नहीं देखने वाला है, ये हमारा डोमेन है। और आप अगर देखते हो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर तो आप स्टोरीज को, पॉपुलर कल्चर को, माइथोलॉजी को, लेजेंड्स को, हिस्ट्री को और इस तरीके के कई सारे आप कहते हो पेलियोलॉजिकल, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस को आपस में जोड़ते हो तो एक सिंक्रोनी पे ला सकते हो। ये किसकी खासियत है? एंथ्रोपोलॉजी की खासियत है। अब इसकी लास्ट में हम बात करते हैं कि एक इसको आप कॉमर्शियल एंगल से अब देखो, इंडिया का जो कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का ट्रेडिशन है, उसका एक कल्चरल फिनोमेना के तौर पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको हेडिंग पड़ी हुई है द कॉमर्शियलाइजेशन या फिर कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। ये अलग अलग स्टोरीज आपको जो देखने को मिलती हैं, 10 अवतार की स्टोरीज आपको देखने को मिल रहा है, सारे के सारे विष्णु के 10 अवतार यहाँ पे आपको एक स्लाइड में एक जगह पे देखने को मिल रहे हैं। और उसके नीचे जस्ट जिन लोगों ने भी आप में से मार्वल्स की सीरीज को, मार्वल की मूवीज को देखा होगा, एवेंजर्स वगैरह को देखा होगा, उन्होंने ये वाला जो पिक्चर्स हैं, इन सारे जो सुपर हीरोज हैं, इनसे भी वाकिफ होंगे। अब ये दोनों हम यहाँ पे एक साथ क्यों यूज कर रहे हैं, ये बताने के लिए यहाँ पे ये यूज हो रहा है कि जो पूरा का पूरा हमारा कल्चर है, या फिर सिर्फ हमारा कल्चर नहीं है, हम क्योंकि इंडियन है तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई और देश हो तो वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से भी कर सकता है, क्योंकि माइथोलॉजी दुनिया भर में बहुत सारी है। ग्रीक माइथोलॉजी आपको देखने को मिलती है, नॉर्स माइथोलॉजी अभी हमने आपको बात की, आपको अगर चाइना में जाओ उनका भी बहुत पुराना ट्रेडिशन है, बहुत पुराना कल्चर है। तो हर जगह की स्टोरीज जो है, लेजेंड्स जो है, वो काफी प्रोफाउंड है। और उसका एक तरीके से आप कह सकते हो मॉडर्न पॉपुलर कल्चर जो है, मूवीज है, जो एंटरटेनमेंट एक तरीके से पूरा जॉनरा है, वो यूज कर रहा है। हॉलीवुड में इस तरीके की आप देख रहे हो कि मूवीज बन रही है, इस तरीके के कैरेक्टर्स बन रहे हैं, जिसके बीच में आपको इंडियन ट्रेडिशन या फिर दूसरे देशों के ट्रेडिशन से एक तरीके से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए देखने को मिलते हैं। और वो कितना ज्यादा कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे अगर आप बात करो कि कंट्रीब्यूशन क्या है उनका, एक तरीके से आप कॉमर्शियल वैल्यू क्या है, तो इस मूवी ने अराउंड 20K करोड़ के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीस की अगर आप बात करते हो तो अर्न किया था, जो फाइनल मूवी इनकी आई थी एवेंजर्स एंड गेम आई बिलीव। एंड इन इंडिया की बात करते हो, इसमें आप एक एक कैरेक्टर्स को उठा के देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो एक हाइब्रिड आपको देखने को मिल रहा है ना, हाफ ह्यूमन है और हाफ रेडियो एक्टिविटी के कारण वो 20 लाइक कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ गए हैं, या फिर नॉन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं। इसको आप नरसिंह अवतार जो आपका था वो मे बी यहाँ से मेकर जो होंगे यहाँ से, या फिर किसी और कल्चर की स्टोरी से उन्होंने इंस्पिरेशन ली होगी हल्क को बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो थॉर जो होता है यहाँ पे एक्स का हैमर का यूज कर रहा है। फाइनल मूवी में आप देखते हो वहां पे एक्स का यूज कर रहा होता है। हो सकता है मे बी उन्होंने भी इंडियन ट्रेडिशन की 10 अवतार की थ्योरी पढ़ी हो, उन्होंने परशुराम का एक्स देखा हो तो उन्होंने इसको एक्स पकड़ा दिया होगा। बो एंड एरो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे बो एंड एरो का यूज कर रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिल रहा है कि बो एंड एरो वहाँ पे अलग अलग आपके रामायण के हीरोज हो, या रामायण के वॉरियर्स हो आपके, या फिर महाभारत के वॉरियर्स हो, वो पूरी तरीके से कंटिन्यूटी के फॉर्म में इस सारी चीजों को यूज करते आए हैं। इस तरीके के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें भी बैटल्स में जो शील्ड है कैप्टन अमेरिका की, वो भी यूज होते आई है। कई सारे जीनियस इंडिविजुअल्स हैं, जो आप बैटमैन की बात करते हो या फिर आयरन मैन की बात करते हो, वैसे भी कई सारे आपको इंडिया के कल्चर में, इंडिया के ट्रेडिशन में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारी स्टोरीज से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन का यूज करके, या फिर और भी प्लेसेस के कल्चर का यूज करके इन लोग ने किस तरीके से उसको कमर्शियल फ्रंट पे एक सक्सेस बनाया है। दुनिया की जो 2 सबसे सक्सेसफुल मूवीज हैं उनमें से एक एवेंजर्स एंड गेम है, जिसने पूरी दुनिया में अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। और हम इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस की बात करते हैं अगर वर्ल्ड वाइड, तो दंगल का नाम आता है, जो कि इससे 10 टाइम्स लेस है। इट लाइक कलेक्टेड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की आप बात करते हो तो 2,000 करोड़ के आसपास है, वहां पे आपको 20,000 करोड़, इससे 10 गुना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई और हमारे या फिर दूसरे देशों की, हम अब तो अपने देशों की बात करेंगे, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के रिसोर्सेस का, इंडियन हिस्ट्री के कैरेक्टर्स का यूज करके उसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के अपने स्टोरीज में, अपनी मूवीज में, अपने पॉपुलर कल्चर में यूज करके इतना ज्यादा इकोनॉमिक या कमर्शियल सक्सेस पा सकता है ग्लोबली, तो हम खुद क्यों नहीं अपने ट्रेडिशन और अपने हिस्ट्री, अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमको मिलते हैं, उन सब का एक ब्लेंड बना के हम भी इस तरीके के कमर्शियल सक्सेस के मॉडल को रेप्लिकेट करें, एक तरीके से उसका अनुसरण करने का काम करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
the correlation between the geological time scale and the Puranas. नेक्स्ट लेक्चर में ये इवोल्यूशन की सीरीज कंटिन्यू होगी और हम कई और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और फैक्ट्स के साथ आएंगे. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.